24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है और इस कार्रवाई के दौरान अब तक 200 पीएफआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पीएफआई है क्या और कैसे ये देश के लिए खतरा बन रहा है। इस तरह के तमाम सवाल आपके दिमाग में भी जरूर आते होंगे, तो इन सवालों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए आपको ये जानकारी हम आज देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी और इतिहास बताएंगे पीएफआई का। राष्ट्रीय एजेंसी का शिकंजा लगातार पीएफआई पर कसता जा रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी ने मंगलवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली के शाहीन बाग में एनआईए ने रेड करके पीएफआई से जुड़े 30 लोगों को हिरासत में लिया है। शाहीन बाग में इस एक्शन के बाद केंद्रीय पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र से 15, कर्नाटक के कोलार से 6 और असम से 25 पीएफआई कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया है। एनआईए और 9 राज्यों की एटीएस एक साथ एक्शन में दिखाई दे रही है। वहीं असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं के घरों पर पुलिस की छापेमारी भी लगातार जारी है। इस कार्यवाही में 247 लोग हिरासत में लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 44 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। कर्नाटक में 72 लोगों को, असम में 20 लोगों को, दिल्ली में 32 को, महाराष्ट्र में 43 को, गुजरात में 15 को, एमपी में 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पीएफआई पर यह कार्रवाई जारी है। हिरासत में लिए गए लोगों की तादाद और बढ़ने की संभावना लगती है। कुछ दिनों पहले हुई कानपुर हिंसा और बवाल के मामले की साजिश में भी पीएफआई का हाथ था। ये सभी आरोपी इससे पहले सीएएनआरसी में जेल जा चुके हैं। पीएफआई व लव जिहाद, जबरन धर्म परिवर्तन, आईएस के लिए आतंकी भेजना, अरब देशों से फंड जुटाने के मामलों में भी कनेक्शन जुड़े दिख रहे हैं। साल 1992 जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, उस वक्त दक्षिण भारत में कई मुस्लिम संगठनों का विस्तार हुआ, लेकिन उनको पहचान नहीं मिली। लेकिन पीएफआई एक ऐसा संगठन बना जिसने 16 साल में ही एक अलग पहचान हासिल कर ली। क्या है पीएफआई? साल 2006 में भारत के दक्षिण राज्य केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की नींव रखी गई। नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट (एनडीएफ) के रूप में इसका जन्म हुआ। फिर इसने कई अन्य मुस्लिम संगठनों जैसे मनीथा नीति, पारसी, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी, राष्ट्रीय विकास मोर्चा और अन्य संगठनों का इसमें विलय हो गया, जिसके बाद इसे पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। पीएफआई के बनने का औपचारिक ऐलान 16 फरवरी 2007 को बेंगलोर में हुआ एक रैली एम्पायर इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका नाम जारी किया गया। दरअसल 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद दक्षिण भारत के कई राज्यों में मुस्लिम संगठन उभर कर सामने आए। इनमें कई संगठनों को मिलाकर पीएफआई बना। हालांकि स्थापना के बाद से ही ये संगठन सवालों के घेरे में रहा है। देश के कई राज्यों में इस पर बैन है। संगठन पर देश विरोधी गतिविधियों में भी लिप्त रहने का आरोप लगता रहा है। इसके कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को ऐसे कई मामलों में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। क्या है इसका असल मकसद? ये संगठन खुद को नए सामाजिक आंदोलन के अगुवा के रूप में वर्णित करता है, जो लोगों को न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय महिला मोर्चा (NWF) और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) सहित संगठन की कई और शाखाएं हैं। अपने 16 साल के इतिहास में पीएफआई का दावा करता है कि उसकी देश के 23 राज्यों में इकाइयां हैं। संगठन देश में मुसलमानों और दलितों के लिए काम करता है और मध्य पूर्वी के देशों से आर्थिक मदद भी लेता है, जिससे उसे अच्छी खासी फंडिंग भी मिलती है। पीएफआई का मुख्यालय कोझिकोड में था, लेकिन लगातार विस्तार के कारण इसका सेंट्रल ऑफिस राजधानी दिल्ली में खोल दिया गया है। पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ई अबू बकर हैं, जो केरल से ताल्लुक रखते हैं। ये संगठन खुद को अल्पसंख्यक समुदायों, दलितों और समाज के अन्य कमजोर तबकों के लिए सशक्त बनाने का काम करने का दावा करता है, मगर इसकी विचारधारा के इतर संगठन पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। इस पर देश को मुसलमान राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करने का आरोप है। संगठन में कुछ छुपे हुए खतरनाक एजेंडे होने का भी आरोप संगठन के ऊपर लगता रहा है, जो देश के लिए नुकसानदेह है।
हालांकि पीएफआई के नेता लगातार खुद पर लगे आरोपों को दरकिनार करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि उनके साथ राजनीति की जा रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई, जिस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, हाल ही में ये कई विवादों से जुड़ा हुआ भी रहा है। कानपुर हिंसा की बात करें या फिर सीएए एनआरसी के दौरान हुई हिंसा की, सभी में पीएफआई का नाम जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये मुस्लिम युवाओं को कट्टर बनाने का काम भी करता है। आखिर किस कारण पीएफआई पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं, चलिए ये भी आपको बताते हैं। क्या है पीएफआई के काम करने का तरीका? पीएफआई ने खुद कभी चुनाव नहीं लड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई दक्षिणपंथी समूहों की तरफ से अपने सदस्यों के रिकॉर्ड नहीं रखता है। 2009 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) नाम का एक राजनीतिक संगठन पीएफआई से निकला, जिसका उद्देश्य मुसलमानों, दलितों और अन्य हाशिए पर खड़े समुदाय के राजनीतिक मुद्दों को उठाना था। SDPI का कहना है कि उसका टारगेट मुसलमानों, दलितों, पिछड़े वर्गों के और आदिवासियों सहित सभी नागरिकों का विकास है, जो सभी नागरिकों के बीच उचित रूप से सत्ता साझा करना है। कर्नाटक में राजनीतिक रूप से पीएफआई SDPI कितना सफल है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का असर मुख्य रूप से बड़ी मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में भी SDPI के तटीय दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में अपना प्रभाव जमाया है, जहां वो गांव, कस्बों और नगर परिषदों के लिए स्थानीय चुनाव जीतने में कामयाब रही है। 2014 तक SDPI ने केवल स्थानीय चुनाव लड़ा था और राज्य के आसपास के 21 निर्वाचन क्षेत्रों में सीटें जीती थीं। पीएफआई की जो गतिविधियां हैं वह सदैव से संदिग्ध रही हैं। पहले भी इनकी भूमिका अच्छी नहीं रही है और जो भी देश के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध बेमनस फैलाने वाले हैं उनकी जांच करना और जांच करके उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती हो कार्रवाई करना और उस दिशा में कार्रवाई जो एजेंसियां कर रही हैं उनको करने के बाद उनकी रिपोर्ट आने दी। सर कहते आ रही है एनजीटी के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, सर उस पर क्या कहेंगे सर? प्रदेश में अवैध रूप से चाहे खनन हो रहा हो, चाहे अन्य कोई भी अवैध कार्य हो रहा हो, उसके खिलाफ जंग जारी है, जारी रहेगी। एक मिनट पढ़ रहा हूँ मैं। आज पूरी दुनिया में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है इन्वेस्टमेंट के लिए। और भारत में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कर्मयोगी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 4 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव दिया गया है। कई सारी कंपनियों को हमने जमीनें अलॉट कर दी हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, इसके लिए हमारा पूरा डिपार्टमेंट, पूरी सरकार और बहुत सारे नियमों में बहुत सारी जो जटिलताएं थी, परेशानियां थी, उसको कम करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें थोड़ा आइडिया। हमारी सरकार लगातार ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी करती है जो जरा भी असामाजिक या गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं। ये बहुत ही गंभीर सूत्रों से पता चला था कि इस प्रकार की कार्रवाई में लगातार लोग लगे हुए हैं। ATS ने कार्रवाई की है और बड़ी संख्या में धरपकड़ हुई है। लगातार अभी कार्रवाई जारी है। अभी भी सरकार ने लगातार सतर्कता बरतने की, निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।